हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हिंदी कहानी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में भारत का प्राचीन कथा साहित्य, लोक कथाएँ, पाश्चात्य प्रभाव, प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर कहानी में जटिल जीवन यथार्थ की व्यापक स्वीकृति यानी नई कहानी की विशेषता और विविध कहानी आंदोलन, इन सभी सेक्शंस को देख लिया है। आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं समकालीन रचनाकार इस वाले सेक्शन को। और चूँकि ये सेक्शन थोड़ा लंबा है, यानी इसमें कई रचनाकार हैं जिनके कहानियों को और उनकी विशेषता यानी लेखन शैली या शिल्प की विशेषता को अगर हम देखें तो हमें जानना होगा। तो ये जो टॉपिक है वो लंबा चलने वाला है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो समकालीन रचनाकार से हम प्रारंभ कर रहे हैं और आज जितने भी रचनाकार पॉसिबल हो पाएंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो कुछ रचनाकार हैं जैसे भीष्म साहनी हैं, मुक्तिबोध हैं, भैरव प्रसाद गुप्त हैं, अमृत राय हैं, हरिशंकर प्रसाई हैं, अमरकांत हैं और मोहन राकेश। हम कोशिश करेंगे आज मोहन राकेश तक के प्रश्नों को देख पाएँ। पढ़ते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है हमारा समकालीन रचनाकार। ठीक है, तो समकालीन रचनाकार को प्रारंभ करने से पहले यानी रचनाकारों की कहानियों को देखने से पहले या रचनाकार विशेष को देखने से पहले हम जानते हैं समकालीन रचनाकार में जो पीढ़ियां हैं वो कितनी पीढ़ियां हैं और उनके लेखन की क्या क्या विशेषता रही हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ही आपके सामने है, संप्रति यानी वर्तमान में कहानी साहित्य के क्षेत्र में कितनी पीढ़ियों के रचनाकार एक साथ सक्रिय हैं। ऑप्शन में है 2 पीढ़ियाँ, ऑप्शन बी है 3 पीढ़ियाँ, ऑप्शन सी है 4 पीढ़ियाँ, ऑप्शन डी है 5 पीढ़ियाँ। सही उत्तर क्या होगा? 3 पीढ़ियाँ। अगर हम समकालीन रचनाकार की बात करें तो इनमें 3 पीढ़ियाँ कार्यरत हैं या सक्रिय हैं। तथ्य देख लेते हैं। संप्रति कहानी साहित्य के क्षेत्र में 3 पीढ़ियों के रचनाकार एक साथ सक्रिय हैं। पहली पीढ़ी में वे रचनाकार हैं जो नई कहानी के दौर के पहले से लिख रहे थे और अभी कुछ दिनों पूर्व तक लिख रहे थे। इनमें उपेंद्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, द्विजेंद्र नाथ मिश्र, निर्गुण, रामेश्वर शुक्लांचल आदि प्रमुख हैं। यशपाल, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर आदि रचनाकार भी इसी पीढ़ी के थे जो अब स्वर्गीय हो गए हैं। दूसरी पीढ़ी में वे रचनाकार आते हैं जिन्होंने नई कहानी आंदोलन को गति और दिशा दी थी। तो आप यहाँ देखेंगे कि पहली पीढ़ी का जिक्र हो रहा है। पहली पीढ़ी में यशपाल हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, अमृतलाल नागर हैं, अश्क हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। तो हम इनमें से कुछ रचनाकारों को भी देखेंगे जो पहली पीढ़ी के हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, फिर दूसरी पीढ़ी के जो रचनाकार हैं हम उनको देखेंगे और उसके बाद फिर हम तीसरी पीढ़ी के रचनाकार को देखेंगे। तो समकालीन रचनाकार के अंतर्गत जो भी रचनाकार हैं वो इन्हीं पीढ़ियों से संबंधित हैं। तो अगर हम देखें तो भीष्म साहनी से प्रारंभ हो रहा था विषय वस्तु में। जो विषय सूची आपने प्रारंभ में देखी तो वहाँ समकालीन रचनाकार प्रारंभ हो रहा था कहाँ से? भीष्म साहनी से। लेकिन हम प्रारंभ करेंगे कहाँ से? पहली पीढ़ी के रचनाकारों से भी। ठीक है, तो अगर हम दूसरी पीढ़ी के बारे में देखें तो दूसरी पीढ़ी में वे रचनाकार आते हैं जिन्होंने नई कहानी आंदोलन को गति और दिशा दी थी। इनमें भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, हरिशंकर प्रसाई, अमरकांत, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, शिवप्रसाद सिंह, मार्कंडेय, रघुवीर सहाय, कृष्ण बलदेव वैद, गंगा प्रसाद विमल, मधुकर गंगाधर, रमेश बख्शी, रविंद्र कालियार, शैलेश मटियानी, रामद्रश मिश्र, शेखर जोशी आदि प्रमुख हैं। अगला जो पॉइंट है वो तीसरी पीढ़ी के रचनाकार हैं। तीसरी पीढ़ी उन रचनाकारों की है जिन्होंने नई कहानी और अकहानी दोनों की जड़ता के विरुद्ध आंदोलन किया और नए कथ्य और शिल्प के साथ जटिल यथार्थ का सीधा साक्षात्कार करते हुए सामने आए। यही पीढ़ी आज विशेष रूप से सक्रिय है और अपनी बहुविध रचनाओं के माध्यम से कहानी विधा को समृद्ध कर रही है। इनमें ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, जगदीश चतुर्वेदी, दूधनाथ सिंह, गिरिराज किशोर, गोविंद मिश्र, रमेश चंद्र स्याह, सुदर्शन चोपड़ा, महीप सिंह, कामतानाज, सतीश जामाली, जितेंद्र भाटिया, डॉक्टर माहेश्वर, विवेकी राय, संजीव मुद्राराक्षस, मिथिलेश्वर, हिमांशु जोशी, बटरोही, शानी, राकेश, वत्स, बदियुज्जमा, विजय मोहन सिंह, धीरेन्द्र अस्थाना, अब्दुल बिस्मिल्लाह, हृदयेश, नरेंद्र कोहली, भीमसेन त्यागी, रमेश बत्रा, सत्येंद्र कुमार, सुरेंद्र अरोड़ा, परेश, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, बलराम, उदय प्रकाश, महेश दर्पण, योगेश कुमार, सेरा यात्री, स्वयं प्रकाश, रमेश उपाध्याय, शिवमूर्ति, विजय चंद्रकिशोर जायसवाल, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, बादशाह हुसैन रिजवी, नवनीत मिश्र, नरेंद्र नागदेव, शालिग्राम शुक्ल, रामदेव शुक्ल, मदन मोहन, रूप सिंह चंदेल आदि उल्लेखनीय हैं। तो अब जब हम समकालीन रचनाकारों को देखेंगे तो विषय सूची में प्रारंभ दूसरी पीढ़ी के रचनाकारों से है, लेकिन
एक पैराग्राफ के अंतर्गत इन सभी रचनाकारों के वो जो मुख्य कहानियाँ हैं या चर्चित कहानियाँ हैं उनके विषय में चर्चा की गई है। तो हम उनसे भी प्रारंभ करेंगे प्रश्नों को देखना। तो जितनी भी पीढ़ियाँ हैं इन्हीं पीढ़ियों के विषय में हमको पढ़ना है समकालीन रचनाकार के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा रचनाकार पहली पीढ़ी से संबंधित है जो नई कहानी के दौर से भी पहले से लिख रहे हैं? कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो कौन से रचनाकार हैं? विष्णु प्रभाकर, क्योंकि कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश तो दूसरी पीढ़ी के रचनाकार हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रारंभ हम कर रहे हैं कहाँ से? यशपाल से। तो यशपाल कहाँ से आ गए? आपके पहली पीढ़ी के रचनाकार हैं। ठीक है, तो पुस्तक में एक पैराग्राफ और पुस्तक में पीढ़ी वाइज प्रश्न नहीं है। पुस्तक में समकालीन रचनाकार के बाद एक से दो पैराग्राफ जो है वो इसी की चर्चा की गई है एक पैसेज फॉर्मेट में कि पहली पीढ़ी के रचनाकार में ये शामिल है, ये विशेषता रही हैं और ये रचनाकार रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के रचनाकार ये हैं और ये तब से लिख रहे हैं या इस कहानी आंदोलन को उन्होंने गति या दिशा दी। उसी तरीके से तीसरी पीढ़ी के रचनाकार इस तरीके से बताए गए हैं। पहली पीढ़ी के जो रचनाकार हैं उनके विषय में संक्षिप्त चर्चा एक पैसेज में की गई है और उसको मैंने अलग अलग यहाँ रचनाकार के रूप में आपके सामने रख दिया है ताकि आपके लिए भी चीज़ों को समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर हम पहली पीढ़ी के रचनाकार की बात करें तो उसमें यशपाल थे। सबसे पहला प्रश्न यशपाल से देख लेते हैं। आज के जनवादी कहानीकार किस लेखक को अपनी परंपरा से संबंध करके देखते हैं? तो जनवादी कहानीकार जिस लेखक को अपनी परंपरा से संबंध करके देखते हैं वो कौन है? यशपाल। तो ये एक लाइन में वहाँ होगा मेंशन, लेकिन मैंने इसको एक अलग सेक्शन जैसा बना दिया। ठीक है, आज के जनवादी कहानीकार यशपाल को अपनी परंपरा से संबंध करके देखते हैं। तो तथ्य रूप में भी यही थी जानकारी। अगला प्रश्न है, यशपाल की कहानी कौन जाने किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है सरस्वती 1969, सारिका जून 1975, हंस 80, इंदु 70। सही उत्तर क्या होगा? यशपाल की कहानी है क्या? कौन जाने। महत्वपूर्ण है आपके लिए। पत्रिका का नाम क्या है? सारिका, और यह जून 1975 में प्रकाशित हुई थी। तो ये दोनों जो तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तो यशपाल की कहानी कौन जाने और प्रकाशित कब हुई थी? सारिका में जून 1975 में। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यशपाल का यद्यपि 1969 के बाद कोई कहानी संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ, किंतु उनकी इक्की दुक्की कहानियां 8वें दशक तक प्रकाशित होती रहीं। उनकी कहानी कौन जाने सारिका जून 1975 में प्रकाशित हुई थी। तो ये दो जानकारी ही यशपाल के विषय में थी जिसको मैंने प्रश्न के माध्यम से आपके सामने रखा, और ये पहली पीढ़ी के रचनाकार हैं। पहली पीढ़ी के एक और रचनाकार थे भगवती चरण वर्मा, आपने देखा होगा। तो पहली पीढ़ी के रचनाकारों को एक बार आप फिर से देख लीजिए। उपेंद्रनाथ अश्क है, विष्णु प्रभाकर हैं, द्विजेंद्र नाथ मिश्र निर्गुण है, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, यशपाल हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, अमृतलाल नागर हैं। ठीक है, तो दूसरे जो रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, इनसे संबंधित प्रश्न है। भगवती चरण वर्मा की 12 कहानियों की श्रृंखला किस पत्रिका में अप्रैल 1976 में प्रकाशित होनी शुरू हुई? ऑप्शन है कहानी, सारिका, नई कहानियाँ और विशालमान। सही उत्तर क्या होगा? सारिका में 12 कहानियों की श्रृंखला पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सारिका में अप्रैल 1974 में, और ये 12 कहानी की श्रृंखला किनकी है? भगवती चरण वर्मा की है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भगवती चरण वर्मा की 12 कहानियों की एक श्रृंखला सारिका अप्रैल 1974 से प्रकाशित होने लगी थी, जो बाद के कई अंकों तक निकलती रही। इस श्रृंखला की कहानी में है सौदा हाथ से निकल गया। प्रश्न पूछा गया, अगर पूछा जाए सौदा हाथ से निकल गया कहानी किसकी है, तो आप क्या नाम देंगे? भगवती चरण वर्मा। यह संकट कहानी किनकी है? तो भगवती चरण वर्मा। समझौता कहानी किनकी है? भगवती चरण वर्मा। गणेशी लाल का रामराज कहानी किनकी है? तो भगवती चरण वर्मा। आदि कहानियाँ विशेष रूप से चर्चित हुई। इनमें वर्तमान जीवन की विसंगतियों को तरीके के साथ उभारा गया है। तो भगवती चरण वर्मा की कहानी कौन कौन सी है? सौदा हाथ से निकल गया, संकट, समझौता, गणेशी लाल का रामराज। यशपाल की कौन सी कहानी थी? कौन जाने। तो सबकी कहानियों को आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है, पैसेज फॉर्मेट था, उसको मैंने प्रश्न के माध्यम से यहाँ पे रख दिया, तो आपके लिए वो एक अच्छी जानकारी के रूप में सामने आ गया। ठीक है, अगले रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। ये भी पहली पीढ़ी के रचनाकार हैं। प्रश्न है, किस्सा तोता मैना की तर्ज पर लिखी गई अमृतलाल नागर की व्यंग्यात्मक कहानी का नाम क्या है? ऑप्शन है गणेशी लाल का रामराज, किस्सा बी सियासत, ऑप्शन सी समझौता, सौदा हाथ से निकल गया। तो अभी देखें तो इनमें से कुछ कहानियाँ भगवती चरण वर्मा की ही कहानियाँ हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किस्सा बी सियासत। किस्सा तोता मैना। ठीक है, किस्सा तोता मैना की तर्ज पर लिखा गया अमृतलाल की व्यंग्यात्मक कहानी का नाम क्या है? किस्सा बी सियासत। संबंधित तथ्य देख लेते हैं।
अमृतलाल नागर की किस्सा तोता मैना के तर्ज पर लिखी गई हास्य गर्भित व्यंग्यात्मक कहानी है किस्सा बी सियासत। भटियारिन और एडिटर बुल्ले शाह का सारिका अप्रैल 1979 में प्रकाशित हुई है। इस कहानी का उल्लेख नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी में किया है। इससे लगता है कि यह कहानी बहुत पहले की है, किंतु आज भी इसका व्यंग संदर्भ च्युत नहीं हुआ है। तो दो कहानी है किस्सा तोता मैना के तर्ज पर लिखी गई अमृतलाल नागर की दो कहानियाँ हैं। एक तो किस्सा बी सियासत और दूसरा भटियारिन और एडिटर बुल्ले शाह का। एक मिनट देख लेती हूँ मैं। किस्सा बी सियासत और भटियारिन और एडिटर बुल्ले शाह का। ठीक है, तो ये दो कहानी है, अमृतलाल नागर की कहानी है दोनों कहानी, और किसके तर्ज पर लिखी गई है? किस्सा तोता मैना के तर्ज पर लिखी गई है। किस में प्रकाशित हुई है? सारिका पत्रिका में अप्रैल 1989 में। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में अमृतलाल नागर की कहानी किस्सा बी सियासत का उल्लेख किया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहानी नई कहानी। अभी हमने देखा नामवर सिंह ने अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी में तथ्य में देखा, उसी को प्रश्न के रूप में यहाँ मैंने सामने रखा। तो कहानी नई कहानी अगर प्रश्न पूछा जाए किसकी पुस्तक है, तो यह पुस्तक है नामवर सिंह की, और इसी पुस्तक में उन्होंने अमृतलाल नागर की कहानी किस्सा बी सियासत का उल्लेख किया है। अगले रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क, ये भी पहली पीढ़ी के रचनाकार हैं। प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी प्रिय जी सारिका के किस विशेषांक यानी अक्टूबर 1985 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन है प्रगतिशील विशेषांक, कथा पीढ़ी विशेषांक, जनवादी विशेषांक, आधुनिकता विशेषांक। तो अश्क की कहानी प्रिय जी सारिका में प्रकाशित हुई थी अक्टूबर 1985 में, लेकिन विशेषांक का क्या नाम था यह पूछा जा रहा है। विशेषांक का नाम था कथा पीढ़ी विशेषांक 1। ठीक है, तो कथा पीढ़ी विशेषांक 1, चूँकि अश्क स्वयं पीढ़ी 1 के रचनाकार हैं यानी पहली पीढ़ी के रचनाकार हैं, इसलिए जो यह विशेषांक निकला सारिका का, उसमें अश्क की इस कहानी को शामिल किया गया। तो कहानी का नाम क्या है? प्रिय जी। रचनाकार कौन है? उपेंद्रनाथ अश्क। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? सारिका। विशेषांक कौन सा है? कथा पीढ़ी विशेषांक 1। किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो अक्टूबर 1985। संबंधित तथ्य आपने देखी है। उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी प्रिय जी सारिका की कथा पीढ़ी विशेषांक 1 अक्टूबर 1985 में प्रकाशित हुई। अगले रचनाकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। इनके विषय में इतनी ही जानकारी दे रखी थी, तो इसे प्रश्न के माध्यम से दिखा नहीं है मैंने। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल भी पहली पीढ़ी के रचनाकार हैं। इसी अंक में यानी कथा पीढ़ी विशेषांक में ही रामेश्वर शुक्ल अंचल की कहानी एक्वा पांडे। एक मिनट देख लेती हूँ मैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल की कहानी एक्वा पांडे और द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण की कहानी असत्य। तो ये दोनों कहानी जो है वो प्रकाशित हुई है कथा पीढ़ी विशेषांक में ही। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछा जाए एक्वा पांडे जो ये कहानी है वो किस रचनाकार की है, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल हो जाएंगे। या असत्य कहानी पूछा जाए किसकी है, तो द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण की कहानी है। ठीक है, तो दोनों रचनाकार को आपने देख लिया, ये दोनों प्रथम पीढ़ी के रचनाकार हैं। इन दोनों की कहानी सारिका के कथा पीढ़ी विशेषांक 1 में प्रकाशित हुई। अगले रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, ये भी प्रथम पीढ़ी के रचनाकार हैं। इनका जो प्रश्न है वो है, विष्णु प्रभाकर की कौन सी कहानी नई कहानी के दौर में विशेष रूप से चर्चित हुई थी? ऑप्शन है धरती अभी घूम रही है, असत्य, एक और, कुंती और खिलौने। तो धरती अभी घूम रही है यह कहानी नई कहानी के दौर में विशेष रूप से चर्चित हुई थी। प्रश्न पूछा जा सकता है धरती अभी घूम रही है यह कहानी किस रचनाकार की है, तो उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर की कहानी धरती अभी घूम रही है नई कहानी के दौर में विशेष रूप से चर्चित हुई थी। अगला प्रश्न है, जिंदगी एक रिहर्सल प्रकाशन वर्ष 1986 और आखिर क्यों प्रकाशन वर्ष 1998 किसके कहानी संग्रह है? ऑप्शन में है रामेश्वर शुक्ल अंचल, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, अमृतलाल नागर। सही उत्तर क्या होगा? विष्णु प्रभाकर के ये कहानी संग्रह है। कौन कौन से? जिंदगी एक रिहर्सल प्रकाशन वर्ष 1986, आखिर क्यों प्रकाशन वर्ष 1998। तथ्य देख लेते हैं। 1960 के बाद विष्णु प्रभाकर की कुछ कहानी संग्रह है, जैसे सांचे और कला 1962, संघर्ष के बाद 1968, संघर्ष के बाद 1968,
पुल टूटने से पहले 1977, मेरा वतन 1980, खिलौने 1981, एक और कुंती 1985, जिंदगी एक रिहर्सल 1986, एक आसमान के नीचे 1996। तो ये सभी कहानी, एक और है आखिर क्यों 1998। तो एक बार पुनः हम विष्णु प्रभाकर के कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का कहानी संग्रह है सांची और कला 1962, संघर्ष के बाद 1968, पुल टूटने से पहले 77, मेरा वतन 80, खिलौने 81, 85, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल 86, एक आसमान के नीचे 1996, आखिर क्यों 1998। ये सभी संग्रह विष्णु प्रभाकर के हैं। अगला तथ्य है, अब आपकी संपूर्ण कहानी यानी विष्णु प्रभाकर की संपूर्ण कहानियाँ 2002 में 8 खंडों में प्रकाशित हो गई। ठीक है, आपने निरंतर यानी विष्णु प्रभाकर ने निरंतर अपनी संवेदना का विस्तार किया है और नए जीवन संदर्भों को अभिव्यक्ति दी है। इससे यह प्रमाणित होता है कि साहित्य में नया पुराने के भीतर से ही उभर कर सामने आता है। ऐसा ना होता तो नई कहानी प्रेमचंद से और जनवादी कहानी यशपाल और रांगे राघव से अपना संबंध ना जोड़ती। तो यह अगर हम देखें तो पुराने के भीतर से ही कुछ नया उभर कर सामने आता है। उसके उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें तो नई कहानी का जो संबंध है वो प्रेमचंद से माना गया, वहीं यशपाल की कहानी से जनवादी कहानी का प्रारंभ माना गया और रांगे राघव से भी। ठीक है, तो ये भी एक तथ्य है जो हमें इस संदर्भ में जानने को मिला। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर की संपूर्ण कहानियाँ 2002 कितने खंडों में प्रकाशित हुई? तो अभी आपने देखा 8 खंडों में तथ्य में, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 8 खंडों में। अब यहाँ से भीष्म साहनी से अगर हम देखें तो भीष्म साहनी से हमारी जो दूसरी पीढ़ी के रचनाकार हैं उसकी शुरुआत होती है। तो दूसरी पीढ़ी में वे रचनाकार आते हैं जिन्होंने नई कहानी आंदोलन की गति और दिशा दी थी, और पहली पीढ़ी के रचनाकार वो थे जो नई कहानी आंदोलन से पूर्व से लिख रहे थे। ठीक है, नई कहानी के दौर से के पहले से लिख रहे थे। ठीक है, तो नई कहानी के दौर से पहले वाले लिखने वाले जो रचनाकार थे वो पहली पीढ़ी हो गए। जो बाद से लिखने वाले और नई कहानी को गति देने या दिशा देने में उनका योगदान रहा है वो सभी दूसरी पीढ़ी के रचनाकार हो गए। तो वो प्रारंभ हो रहा है कहाँ से? भीष्म साहनी से। अब हम यहाँ से देखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भीष्म साहनी का समय दिया है 1915 से 2003। 15 से 2003। पहला प्रश्न है, भीष्म साहनी का प्रथम कहानी संग्रह भाग्य रेखा किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर क्या होगा? 1953 में प्रकाशित हुआ था भीष्म साहनी का कहानी संग्रह भाग्य रेखा। संबंधित अन्य कहानी संग्रह देख लेते हैं। यानी भाग्य रेखा की अगर हम बात करें तो यह भीष्म साहनी की कहानी संग्रहों के रूप में पहला कहानी संग्रह है इनका। और भाग्य रेखा का प्रकाशन वर्ष 1953 है। पहला पाठ 1957 है। भटकती राख 1966 है। पटरियाँ 1973 है। वांगचू 1978 है। एक मिनट, हाँ, वांगचू 1978 है। शोभा यात्रा 1981 है। निशाचर 83 है। पाली 1989 है। डायन 1998 है। तो ये सभी कहानी संग्रह भीष्म साहनी के कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, नई कहानी के दौर में भीष्म साहनी की कौन सी कहानी सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई थी? ऑप्शन है अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, डायन और वांगचू। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चीफ की दावत। यह कहानी भीष्म साहनी की सर्वाधिक चर्चित कहानी हुई कब? नई कहानी के दौर में। अगला प्रश्न देखने से पहले तथ्य देख लेते हैं। श्री साहनी अपनी प्रगतिशील जीवन दृष्टि के लिए प्रख्यात है। नई कहानी के दौर में इनकी चीफ की दावत कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इनकी अमृतसर आ गया है, ओ हरामजादे, वांगचू और त्रास आदि कहानियों को आलोचकों ने बहुत पसंद किया। आपको सच्चे अर्थों में प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार। यहाँ अगर हम देखें तो भीष्म साहनी की ये कहानियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार भीष्म साहनी की कहानी कला की मुख्य खूबी क्या है जो प्रेमचंद के? सही उत्तर होगा सादगी और सहजता। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार भीष्म साहनी की कहानी कला की मुख्य खूबी क्या है जो प्रेमचंद के समान है? वो सादगी और सहजता। हमें प्रेमचंद के समान ही भीष्म साहनी की कहानियों में भी दिखाई देते हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में सादगी और सहजता भीष्म साहनी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती है। जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों की पहचान भी भीष्म साहनी में अप्रतिम है। यह विडंबना उनकी अनेक अच्छी कहानियों की जान है। अगर एक और चीज़ मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, जैसे अगर आपको
ये पता चल जाए कि अगर जैसे कहानी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या उपन्यास से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा रहा है या नाटक से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन सी आलोचनात्मक पुस्तकें उस पर्टिकुलर विधा से लिखी गई हैं। जैसे अगर हम कहानी विधा की अगर हम लिस्ट देखें तो कहानी विधा में कितनी आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई और उसमें प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जब प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ नाम से भी आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 रचनाकार हो गए तो कम से कम आपके पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के होंगे। तो इस तरीके से भी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे अभी हम नामवर सिंह की बात कर रहे हैं तो नामवर सिंह की कहानी नई कहानी आपने एक आलोचनात्मक पुस्तक देखी, तो उसी आधार पर अगर मान लीजिए कल को ये प्रश्न पूछा जाए, सादगी और सहजता भीष्म सानी की कहानी कला की ऐसी खूबियाँ हैं जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती। जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों की पहचान भी भीष्म सानी में अप्रतिम है। यह विडंबना उनकी अनेक अच्छी कहानियों की जान है। मान लीजिए यह कोटेशन प्रश्न के रूप में पूछा जाए और पूछा जाए कि यह कथन किसका है। ठीक है, या इस कथन को किसने कहा है, इस संबंध में अगर प्रश्न आए और ऑप्शन में नामवर सिंह हो और अन्य रचनाकार भी हों या अन्य आलोचक वर्ग भी हों, तो उनमें आपको ये देखना है कि कहानी पर किसका काम है। ठीक है, किसने आलोचनात्मक जो पुस्तक लिखी है कहानी के संदर्भ में, तो वहाँ से भी चीज़ों को आप सीख सकते हैं। वैसे अगर आपको याद रहता है, यानी कि आपको पर्टिकुलर कोटेशन याद है कि ये कोटेशन इस रचनाकार ने ही कहा है या इस आलोचक ने ही कहा है, तब तो बेहतर है। अगर ना याद हो तो एलिमिनेट के थ्रू आप कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो जब हम ये पुस्तक समाप्त कर लेंगे तो इस पुस्तक के अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची दी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उस सेक्शन को भी देखेंगे। ठीक है, चीज़ों को समझने के दृष्टि से। ठीक है, पहला प्रश्न हमने देख लिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह भीष्म सानी का नहीं है। शोभा यात्रा, निशाचर, काट का सपना, पाली। तो अभी आपने देखा काट का सपना जो है यह मुक्तिबोध का है और मुक्तिबोध की रचना है, तो इस रूप में यह जो सी है वो इनका नहीं है। शोभा यात्रा है, निशाचर है और पाली भी भीष्म सानी की कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, भीष्म सानी को किस वर्ग की मानसिकता और विडंबना को उजागर करने में दक्ष माना गया है। ऑप्शन है उच्च वर्ग, सामंत वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग और केवल शासक वर्ग। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि भीष्म सानी को मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की मानसिकता और विडंबना को उजागर करने में दक्ष माना गया है। भीष्म सानी और प्रेमचंद को तुलना करते हुए किसका कोटेशन है, तो वहाँ आप याद रखेंगे नामवर सिंह का। ठीक है, जो आपने ऊपर वाला कोटेशन देखा है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वास्तविकता यह है कि भीष्म जी को पीड़ित मानवता से अपार सहानुभूति है। मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के लोगों की जीवन स्थितियों से वे खूब परिचित हैं, इसलिए इस वर्ग की मानसिकता को वह जी लेते हैं और इसकी विडंबनाओं को सहज ही उजागर कर देते हैं। भीष्म जी का कथा संसार व्यापक है। उन्होंने जीवन के विविध संदर्भों में मानवीय संघर्ष को बड़ी मार्मिकता के साथ चित्रित किया है। सत्ता और व्यवस्था के खोखलेपन को उन्होंने बड़ी ही सहजता और निर्भीकता से उधेरा है। यथार्थ के कुरूप चेहरे के भीतर निहित मानवीय मूल्यों के सौंदर्य को रेखांकित करने की कला में वे दक्ष हैं। उनके नवे कहानी संग्रह डायन। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि इनका नवा कहानी संग्रह कौन सा है, डायन। इसकी कहानियों में भी उनकी यह विशेषता उभर कर सामने आई है। एक प्रतिबद्ध, ईमानदार, संवेदनशील एवं धर्म संप्रदाय निरपेक्ष लेखक के रूप में आप सदैव स्मरणीय रहेंगे। अगला प्रश्न है, डायन जिसका प्रकाशन वर्ष 1998 है, भीष्म साहनी का कौन सा कहानी संग्रह है। तो अभी आपने देखा 9वां कहानी संग्रह है, तो सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी की कहानियों में व्यवस्था के प्रति कैसा दृष्टिकोण दिखाई देता है। तो सही उत्तर क्या होगा, व्यवस्था के खोखलेपन को निर्भीकता से उधेड़ना हमको इनकी कहानियों में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी को किस प्रकार का लेखक माना गया है। सही उत्तर होगा प्रतिबद्ध, ईमानदार और धर्म संप्रदाय निरपेक्ष। अगले रचनाकार हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का समय है 1917 से 1964। पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कहानी संग्रह सतह से उठता आदमी का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सतह से उठता आदमी, यह जो कहानी संग्रह है वो किनका है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुक्तिबोध। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1971। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। काट का सपना प्रकाशन वर्ष क्या है, 1967। सतह से उठता आदमी प्रकाशन वर्ष क्या है, 1971। अब मुक्तिबोध रचनावली 3 में उनकी अप्रकाशित, प्रकाशित, अपूर्ण, पूर्ण, छोटी बड़ी सभी कहानियां संकलित कर दी गई हैं। यानी मुक्तिबोध रचनावली 3 में
इसमें सभी प्रकाशित, अप्रकाशित, पूर्ण, अपूर्ण, छोटी बड़ी सभी कहानियों को शामिल कर दिया गया है। 2 कहानी संग्रह इनके काट का सपना, सतह से उड़ता आदमी, काट का सपना 67 और सतह से उड़ता आदमी 1971। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं की भांति अपनी कहानियों में किस शिल्प का प्रमुखता से प्रयोग किया है? सही उत्तर होगा फंतासी शिल्प। मुक्तिबोध ने कहानियों में भी प्रयोग किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कविताओं की भांति अपनी कहानियों में भी मुक्तिबोध ने फंतासी शिल्प का प्रयोग किया है। उनकी विद्रोही मानसिकता उनके कथानायकों में बहुत खूबी देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कहानियों में किसका जीवन संघर्ष अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है? सही उत्तर क्या होगा? स्वयं उनका अपना। मुक्तिबोध की कहानियों में स्वयं उनका अपना जीवन संघर्ष अनेक रूपों में व्यक्त हुआ है। अगला जो प्रश्न है उसका प्रश्न देख लेते हैं। क्लॉड इथरली कहानी में मुक्तिबोध ने किसका विरोध करने वाली आत्मा की आवाज़ को प्रस्तुत किया है? क्लॉड इथरली जो यह कहानी है यह मुक्तिबोध की कहानी है। इसमें उन्होंने अणुयुद्ध का विरोध करने वाली आत्मा की आवाज़ को प्रस्तुत किया है। ठीक है, प्रश्न का तथ्य देख लेते हैं। मुक्तिबोध का कथा शिल्प बहुत कुछ कविता के स्तर का है। अपनी कहानियों में भी वे फंतासी शिल्प का प्रयोग करते हुए मन मस्तिष्क में एक भीतरी पागल खाने की कल्पना करते हैं। क्लॉड इथरली एक ऐसी ही कहानी है। इसमें उन्होंने अणुयुद्ध का विरोध करने वाली आत्मा की आवाज़ को क्लॉड इथरली के रूप में प्रस्तुत किया है और पूरी कहानी को अवचेतन के अंधेरे तहखाने में पड़ी हुई आत्मा के विद्रोह की कहानी बना दिया है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कहानियों को अपेक्षित महत्व न मिलने का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर होगा प्रचलित रचना शिल्प से हटकर होना, यानी आप फंतासी शिल्प का प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही वही जो कविता वाला जो शिल्प है या कल्पना जो वहाँ समावेश है वो हमें कहानियों में भी दिखाई दे रहा है। तो प्रचलित परंपरा की जो कहानियाँ हैं उससे बिल्कुल हटकर मुक्तिबोध की यह कहानियाँ हैं और इसी वजह से इनको उस रूप में महत्व नहीं मिल पाया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। प्रचलित रचना शिल्प से हटकर संस्मरण, वार्तालाप, प्रतीक, विधान, फंतासी, डायरी, संस्मरण आदि के संश्लेष विश्लेष शिल्प में रचित होने के कारण ही मुक्तिबोध की कहानियों को अपेक्षित महत्व नहीं प्राप्त हो सका है। अगला प्रश्न है, विपात्र और पक्षी और दीमक किसकी विशिष्ट कहानियाँ मानी गई है? तो अभी हमने 3 कहानियाँ मुक्तिबोध की जानी हैं। एक तो क्लॉड इथरली, दूसरा विपात्र और तीसरा है पक्षी और दीमक। कहानी संग्रह तो है ही, सतह से उड़ता आदमी और काट का सपना। ठीक है, तो अगर हम देखें तो विपात्र और पक्षी और दीमक ये कहानियाँ किनकी है? मुक्तिबोध की कहानी है। ठीक है, विपात्र, पक्षी और दीमक ये कहानी है मुक्तिबोध की। तथ्य देख लेते हैं। आपकी नई जिंदगी, काट का सपना, जलना, पक्षी और दीमक, विपात्र आदि कहानियाँ महत्वपूर्ण विशिष्ट मानी गई है। और कौन कौन सी कहानी है? नई जिंदगी है, काट का सपना है, जलना है, पक्षी दीपक है, विपात्र है। तो ये सभी कहानियाँ मुक्तिबोध की कहानियाँ हैं और ये सभी कहानियाँ महत्वपूर्ण और विशिष्ट मानी गई हैं। अगला प्रश्न है, मोतीराम वर्मा के अनुसार मुक्तिबोध की कहानियाँ किन के प्रश्नों को छूती हैं? सही उत्तर क्या है? साधारण जनों से लेकर बुद्धिजीवियों तक के मन को या उनके प्रश्नों को छूती है। ठीक है, कौन है आलोचक? मोतीराम वर्मा। किनके विषय में कह रहे हैं? मुक्तिबोध की कहानियों के विषय में कह रहे हैं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। आपकी कहानियों का समग्र मूल्यांकन करते हुए मोतीराम वर्मा, ठीक है, नाम याद रखेंगे आप, इन्होंने लिखा है, कुल मिलाकर मुक्तिबोध की कहानियाँ साधारण जनों से लेकर बुद्धिजीवियों तक और परिवार से लेकर मानव सभ्यता तक के प्रश्नों को छूती हुई उनके जीवनानुभवों को विविध संदर्भों में प्रस्तुत करती है। उनमें मानव जीवन के सबल और निर्बल दोनों पक्षों की द्वंद्वात्मक गतिशीलता को स्पष्टतः लक्षित किया जा सकता है। अगले रचनाकार हैं भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त का समय है 1918 से 1995। प्रश्न है, नई कहानी का प्रश्न पहली बार किस ऐतिहासिक अंक में उठाया गया था जिसके संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे? सही उत्तर होगा भैरव प्रसाद गुप्त। जिस पत्रिका के संपादक थे वह पत्रिका थी कहानी नववर्षांक और जो समय है वो है 1956। ठीक है, तो कहानी नववर्षांक अगर प्रश्न पूछा जाए इसके संपादक कौन थे तो भैरव प्रसाद गुप्त इसके संपादक थे। और नई कहानी का प्रश्न जो है वो पहली बार इसी पत्रिका में उठाया गया। अगला प्रश्न देखने से पहले तथ्य देख लेते हैं। नई कहानी की प्रतिष्ठा के पहले से लिखते आ रहे हैं भैरव प्रसाद गुप्त। इन्हीं के संपादकत्व में
कहानी नववर्षांक 1956 प्रकाशित हुआ था। कहानी के विकास के संदर्भ में इस अंक का ऐतिहासिक महत्व है। इसी में पहली बार नई कहानी का प्रश्न उठाया गया था। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, मतलब ये तथ्य महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे। अगला प्रश्न है, भैरव प्रसाद गुप्त की जीवन दृष्टि मुख्य रूप से किस विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रही है? ऑप्शन है अस्तित्ववाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, छायावाद। सही उत्तर क्या होगा? मार्क्सवाद के विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं ये भैरव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है, मजदूरों के जीवन पर उनसे अधिक कहानियां शायद ही किसी अन्य लेखक ने लिखी होगी, यह कथन किसके लिए कहा गया है? सही उत्तर क्या होगा? भैरव प्रसाद गुप्त के लिए कहा गया है। किसने कहा है ये भी देख लेते हैं। आपने अपनी कहानियों में समाज के दुर्बल और शोषित वर्ग की समस्याओं को उभारा है। मजदूरों के जीवन पर उनसे अधिक कहानियां शायद ही किसी अन्य लेखक ने लिखी होगी। तो यह पुस्तक में ही है, यानी रामचंद्र तिवारी के ही ये शब्द हैं, ठीक है। मजदूरों के जीवन पे सबसे अधिक कहानियां किसने लिखी है? भैरव प्रसाद गुप्त ने। अगला प्रश्न है, भैरव प्रसाद गुप्त का प्रथम कहानी संग्रह मोहब्बत की राहें किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? मोहब्बत की राहें जो ये कहानी संग्रह है, यह किनका है? भैरव प्रसाद गुप्त का है। यह कब प्रकाशित हुआ था? यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। 1945 में प्रकाशित हुआ था। संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी अन्य कहानियों को देख लेते हैं, इनके कहानी संग्रहों को। मोहब्बत की राहें प्रकाशन वर्ष 1945, फरिश्ता 1946, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, सपने का अंत 1961, आँखों का सवाल 1965, मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983। तो ये सभी कहानी संग्रह भैरव प्रसाद गुप्त के हैं। अगला प्रश्न है, भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियों के संदर्भ में फॉर्मूलाबद्ध होने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? मार्क्सवाद के प्रति विशिष्ट आग्रह, या कह सकते हैं कड़ा आग्रह। तो भैरव प्रसाद गुप्त तक के प्रश्नों को हमने देखा और इनकी कहानियों की विशेषताओं को भी देखा। अगले रचनाकार अमृत राय हैं। अमृत राय से संबंधित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे हाइप ज़रूर दें।